वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई 12th मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और सभी एमसीक्यूज़ में यूज़ होने वाले फार्मूलाज एंड केस स्टडी की आप लोगों ने सोल्विंग कैसे करनी है वो आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहली यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ये सभी आपको 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है। एमसीक्यू भी बना सकते हैं, ब्लैंक्स टाइप भी हो सकता है, या फिर आपका शॉर्ट जो आंसर टाइप होते हैं वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर है कि चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू x क्यूब इज 1 और नोट। हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 है या फिर नहीं है। तो हमारी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, सो हेयर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। सो लेट हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन एंड हमने प्रूफ करना है 1 का मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस यानी कि उनके आंसर्स भी डिस्टिंक्ट आने चाहिए, मतलब अलग अलग x की वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर होने चाहिए। हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 मीन्स दैट इन दोनों के आंसर सेम है। अब देखिए fx1 की क्या वैल्यू रहेगी, fx फंक्शन है x क्यूब, इसका मतलब क्या है कि हम x की जगह पर x1 यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x1 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब। अब देखिए कि क्यूब एक दूसरे के साथ सोल्व हो जाते हैं। अगर स्क्वायर्स होते तो फिर दो आंसर आ जाते होते हैं प्लस माइनस के, बट क्यूब्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू x2 बिकॉज ये दोनों रियल्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं तो उनमें ईजिली ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, टेक क्यूब रूट ऑन दी बोथ साइड्स। तो हमने क्या देखा कि सेम इमेजेस के लिए x की वैल्यूज भी सेम है, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 अगर इसके दो आंसर आ जाते, अगर यहाँ पर x1 के दो आंसर x2 की फॉर्म में कुछ आ जाते तो ये फंक्शन 1 रॉन्ग था, ये फिर आ जाता दिस इज नॉट 1 बट इसमें एक ही आंसर आया है, यूनिक आंसर है, तो दिस इज दी 1 फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये सभी आपकी रिवीजन के लिए हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है तो मैंने सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस विद इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बनाई हुई हैं। प्लीज़ उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पर वीडियो में ऊपर भी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने ज़रूर ओपन कर देखना है और 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की रिविजन्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन द सेट ए हुज एन ए, यानी कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं एग्जांपल बनाकर आपको दिखाता हूँ। लेट ए में एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी कोमा सी। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करता हो। दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब ए बी बी और सी सी। अब ये तो होने ज़रूरी हैं, ठीक है, ये तो होंगे ही रिलेशन में तीनों एलिमेंट, बाकी और भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि हम ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो। ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। अब देखिए रिलेशन ऑन द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 9। ए क्रॉस ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए कि हमने 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर चूज कर लिए हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी चूज हो गए हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं? ओनली 6 एलिमेंट्स बचे हैं। तो मतलब 3 तो ऑलवेज आएंगे ही, बाकी के जो 6 हैं उनका ऑप्शन है कि उनको रखना है या फिर उनको बाहर रहने देना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 6 के 6 जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है कि या उनको रख लेंगे या उनको बाहर रख देंगे, मतलब रिलेशन में एंटर होगा या फिर नहीं होगा। सो देयरफॉर वी हैव टोटल 2 raised to power 6 ways to form the relations। ठीक है, 2 raised to power 6 क्यों हुई है? क्योंकि 6 एलिमेंट्स हर एक के लिए 2 ways हैं, उनको सिलेक्शन के लिए या तो रखेंगे या फिर उनको बाहर रखेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 6 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 raised to power 6। सो वी हैव 2 raised to power 6 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो तो सिलेक्शन हो चुकी है, जो तो श्योर है रखना, उनको बाहर निकाल दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे? 6, उनके अकॉर्डिंग हमने ये आंसर बना दिया। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सेकंड,
ये तो था हमारा फर्स्ट, उसमें ऑप्शन होता है, ये आपका सैम्पल पेपर है सीबीएसई का 2021 के लिए, ठीक है। ए रिलेशन आर इन द सेट S1 to 3 इज डिफाइंड एज दिस वन, ठीक है। विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब देखिए कि सिमेट्रिक का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट का रिवर्स, उसका ऑपोजिट रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए 1 2 का जो रिवर्स होगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, 2 1। तो 2 1 तो रिलेशन में है नहीं, तो इसका मतलब इसे इक्विवेलेंस बनाने के लिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या बचे 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि इनके जो ऑपोजिट भी ये सभी खुद ही हैं और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी बन जाता है। सो 1 2 शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। सो 1 2 एलिमेंट को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इससे ये रिलेशन बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस, ठीक है। क्लियर है अभी, सिंपल सी बात थी ये भी। आगे चलते हैं। थर्ड फिर से रिलेशन फंक्शन में से है, ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू दिस वन इज ए फंक्शन और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि इसकी जो डोमेन है, फंक्शन की डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर्स। तो ये फंक्शन, ये चीज़, ये जो रूल है, ठीक है, रूट ए इज इक्वल्स टू बी वाला, ये सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड हो, सभी रियल नंबर्स के लिए। बट इफ़ a belongs to the -infinity to 0 is that a is less than 0, ठीक है, then root a does not defined, ठीक है, रूट a उसके लिए एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम a की वैल्यू 0 से छोटी ले लेंगे, यानी कि माइनस में रख लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए रूट a तो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही रख सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सभी रियल्स पर डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। सो इट इज़ नॉट फंक्शन। इसकी डोमेन चेंज करनी पड़ेगी इसे फंक्शन बनाने के लिए। क्लियर है अभी, इतना सा काम होता है शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इट इनटू द इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3, ठीक है। What is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3। अब देखिए जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन की हम इक्विवेलेंस क्लासेस बना लेते हैं, उनमें क्या खूबी होती है कि सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन करेंगे तो हमारा सेट A आ जाएगा, ठीक है, और सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की इंटरसेक्शन करेंगे तो उनकी इंटरसेक्शन से हमें मिलेगा फाई। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इक्विवेलेंस क्लासेस सभी की यूनियन, जो सेट है जिस पर हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो सेट आ जाएगा, और सभी की इंटरसेक्शन हमेशा फाई होती है। इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है अभी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। If A and B are the matrices of order 3 into n and m into 5 respectively, then find the order of the matrix 5A minus 3B, ठीक है। अब देखिए हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। A का ऑर्डर क्या है 3 इंटू एन, B का ऑर्डर क्या है m इंटू 5। अब देखिए हमने सोल्व करना है 5A माइनस 3B। मैट्रिक्स की एडिशन या मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन उसी वक्त हो सकती है अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। सो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू दी ऑर्डर ऑफ B होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3 क्रॉस n वाला ऑर्डर और m क्रॉस 5 वाला ऑर्डर दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब m की वैल्यू क्या बन गई, ये 3, और n की वैल्यू क्या बन गई 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या होगा, A और B वाला ऑर्डर ही होगा। तो A का ऑर्डर क्या है 3 इंटू n है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 क्रॉस 5, इसका यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। हमें A का स्क्वायर निकालना है वेयर A इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस वन।
अब देखिए ध्यान से, ए है हमारी 2x2 मैट्रिक्स, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले अगर है यहाँ पर 1 1 यानी कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, I इज़ इक्वल टू J है, उसने हमें बताया हुआ है कि अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका आंसर हमने क्या यूज़ करना है, 0, ठीक है। और अगर दोनों यहाँ पर नॉट इक्वल बनेंगी, I इज़ नॉट इक्वल टू J, क्योंकि 1 एंड 2 हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1। तो ऐसे ही 2 1 का आंसर भी बन गया 1, 2 2 सेम है, तो इसका आंसर भी बन गया 0। अब हमें इसका स्क्वायर निकाल देना है, A स्क्वायर, यानी कि A को A के साथ हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, A इंटू A, ठीक है। तो आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई थिंक आती होगी, सिंपल सा काम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, देन 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, यहाँ पर बनेगा 0 एंड 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1 0 0 1, दैट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। सो दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज़ द नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नहीं है, यहाँ पर होने चाहिए थे 1 1, यहाँ पर 0 0, ये वाली बनेगी आइडेंटिटी। सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू I आ गया, यही आप लोगों ने सोल्व करना था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। गिवन दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू दी -4, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। इसका क्या फार्मूला होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप लोगों ने वीडियोस को ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, इस फार्मूले पर MCQ आता ही आता है। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर ऑर्डर -1, ठीक है। तो ऑर्डर इस बार कितना है हमारे पास, यहाँ पर है 3 इंटू 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू होगी हमारी 3 होती है, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर वाला हो गया ये। तो डिटर्मिनेंट A की पावर बन गई 3 -1, यानी कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है -4, ऊपर पावर बच गई 2, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। क्लियर है अभी, बिल्कुल सिंपल है। और इसी में एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि KA का डिटर्मिनेंट, मतलब A के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो जितना भी इसका ऑर्डर होगा उतनी ही K रेज टू पावर बन जाएगी। तो ये भी बहुत बार आप लोगों को प्रॉब्लम दी जाती है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसी सभी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं जो MCQs में आपको आ सकते हैं, वो मैंने डिटर्मिनेंट्स की फुल रिवीजन वीडियो में बताए हुए हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ध्यान से सुन लीजिए अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रेपरेशन करनी है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू IJ बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें क्या रूल होता है, A11 स्मॉल a है यहाँ पर एलिमेंट, और जो है दूसरी A कैपिटल A है यहाँ पर कोफैक्टर। तो यहाँ पर हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के हैं कोफैक्टर, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकंड रो के कोफैक्टर, किसी और रो के एलिमेंट किसी और रो के कोफैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाकर ऐड करवाते हैं, दिस गिव्स अस द आंसर 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0। अगर सेम एलिमेंट्स हों और उसी के ही कोफैक्टर्स हों तो क्या बनता होता है, बताइए फटाफट, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट। कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है, सेम कॉलम और रो और उसी के ही कोफैक्टर, उनको मल्टीप्लाई करवाकर ऐड करेंगे, देन इट गिव्स द डिटर्मिनेंट। तो हमारा आंसर तो ऊपर वाला है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0। क्लियर है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं, फिर 7th करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द इंटेग्रल्स, ठीक है। तो इसका हमें इंटेग्रल सोल्व करना है। तो एक तो है यहाँ पर कि आप इसको एक्सपेंड करें, इंटेग्रल बाय जो होता है यहाँ पर पार्ट्स वाला रूल, उसके साथ कर सकते हैं, बट वो तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, वो क्या होता है, जब भी e⁻x बाहर आ जाए तो हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि अंदर दो फंक्शन होने चाहिए, fx प्लस उसका साथ में पड़ा हो डेरिवेटिव। अगर ऐसी फॉर्म आ रही है कि fx है और साथ में उसका डेरिवेटिव है अंदर और बाहर ex है, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ex इंटू fx प्लस c, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर fx इस साइड पर भी हो सकता है, fx ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि इसका डेरिवेटिव ये है या फिर इसका डेरिवेटिव ये है। अब देखिए अगर हम सोल्व करते हैं डेरिवेटिव ऑफ दी 1 माइनस कोट एक्स का, इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ fx, तो सोल्व करें f डैश एक्स, 1 का 0 माइनस कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस बन गया ये प्लस, तो ये फॉर्म आपकी तैयार हो चुकी है। सो दिस बिकम्स दी एफ एक्स और दिस बिकम्स दी एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फार्मूला लगाएं तो क्या आंसर बनेगा ई एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है इस बार हमारी 1 माइनस कोट एक्स, सो 1 माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर बनेगा इंटेग्रल का, ये आंसर आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर उतार देना है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो यही एक मतलब सिंपल डायरेक्ट फार्मूलेस अगर आपको आते हैं तो आपका ईजिली काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन में था ये भी। तो दिस इज़ फ्रॉम दी डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो यहाँ पर हमने चेक करना होता है, ये रूल होता है कि अगर -a to a है इंटेग्रल, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि एफ एक्स ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स सोल्व करेंगे। अगर तो आ गया एफ एक्स तो ये इवन है, अगर आ गया ये माइनस एफ एक्स देन ओड है। अगर ओड हुआ तो आंसर हमारा डायरेक्ट 0 हो जाएगा, अगर इवन हुआ तो ये 0 to a बनकर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले एफ एक्स क्या है, हमारा अंदर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब हमें क्या सोल्व करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। ये सिर्फ उस टाइम करना है जब ऐसी हो लिमिट -a to a, जैसे यहाँ पर है -π/2 to +π/2, ठीक है। तो ये बन गया, हमें x की जगह पर क्या यूज़ कर देना है, माइनस। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा, -x का स्क्वायर और साइन के अंदर -x। अब देखिए स्क्वायर वाला तो बन गया पॉजिटिव, बट ये जो साइन के अंदर है माइनस, ये बाहर आएगी, तो ये आपका बन गया -fx, ठीक है। सो इट इज़ एन ओड फंक्शन, ठीक है। अगर ओड फंक्शन है अंदर तो इंटेग्रल का आंसर हमारा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 0। कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओड फंक्शन प्रूफ कर दें तो सीधा ही आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, ठीक है। हमें इसके साथ बाउंड किया हुआ एरिया फाइंड करना है। तो इसमें डायग्राम बनाने की तो कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे कि एरिया इज इक्वल्स टू दी -1 to 1 y dx, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, y इज़ दी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, मतलब अगर मैं इसकी जगह पर यूज़ कर देखूँ -x तो उसका स्क्वायर होकर वो प्लस बन जाएगा, मतलब सेम रहेगा। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे क्या बना सकते हैं, 0 to 1। ऐसे भी सोल्व कर लें, ऐसे भी सही है, और बाहर लगा देंगे 2 टाइम्स 0 to 1। इसको ब्रेक कर दिया लिमिट को, जो हमने पीछे प्रॉपर्टी बताई है वही सेम लगी है, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, पावर एक इंक्रीज कर दें और डिवाइड में भी उतनी ही करेंगे 3, ठीक है। अब इसमें यूज़ कर लें वैल्यूज़, यहाँ पर लगेगी 1 का क्यूब आ गया 1/3, 0 लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये बच गया 2/3। क्लियर है अभी, पहले हमने लगाई अपर लिमिट, फिर हमने लगाई लोअर लिमिट, तो आंसर आ गया आपका 2/3 स्क्वायर यूनिट। साथ में आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि एरिया है, ये बनेगा स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। हाउ मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स are there in the particular solution of the differential equation this one। अब देखिए अगर होता यहाँ पर जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, तो जर्नल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर इक्वल्स टू दी जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। बट अब है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसमें होगा 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम ये जो हमें इनिशियल दी होती है कंडीशन, इसे यूज़ कर उसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जनरल सॉल्यूशन होता तो कितने होते, जितना ऑर्डर है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n is the following a homogeneous differential equation।
तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि होमोजीनियस होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए क्या रूल होता है कि सभी जो यहाँ पर टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे इन दोनों की क्या बन रही है, 2 + 1 दैट इज़ दी 3, इसकी भी यहाँ पर x की पावर है 1, y की पावर है 2, ये भी बन गया 3, और x की पावर तो ऑलरेडी है 3, तो y की पावर भी फिर कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 3 ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब n का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपली आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि n = 3 अगर इसे होमोजीनियस बनाना है तो, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, ओके। तो इसके बाद है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इस वेक्टर में ओनली जे कैप है, और मतलब इसकी अपनी क्या हो गई डायरेक्शन, इसकी अपनी डायरेक्शन है दैट इज़ दी -j कैप, और हमें इसके ऑपोजिट रखना है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, +j कैप, और यूनिट वेक्टर ही है, j कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, यूनिट वेक्टर ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज इक्वल्स टू दी +j वेक्टर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं 1 मार्क्स में, तो यहाँ पर आपको i कैप, j कैप, k कैप कोई भी वेक्टर दिया हो सकता है, हमें ऑपोजिट करनी है डायरेक्शन, तो हमने सिर्फ उसके साइन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Here is find the area of the triangle whose two sides are represented by these two vectors, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी ट्रायंगल की दोनों साइड्स के वेक्टर्स बताए गए हों, मैं इसे रफली यहाँ पर बना रहा हूँ, तो हमें इसका यहाँ पर हमें इसका दैट इज़ द एरिया सोल्व करना है, दिस एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है कि दैट एरिया इज इक्वल्स टू दी 1/2 मॉडुलस ऑफ जो दोनों साइड्स वाले वेक्टर हैं a क्रॉस इंटू b क्रॉस वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, a क्रॉस हमारा यहाँ पर a वेक्टर है दैट इज़ दी 2i कैप, और b वेक्टर है दैट इज़ दी -3j कैप, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, 2 × -3 हो जाएगा -6, और i कैप क्रॉस j कैप हम यहाँ पर अलग से सोल्व कर लेते हैं। क्या होता है भाई, i कैप क्रॉस j कैप, ये आप लोगों ने रूल शायद रीड किया होगा कि हम इनको ऐसे करवाते हैं मल्टीप्लाई, i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस i। अब देखिए i क्रॉस j का आंसर क्या बनेगा, k कैप, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1/2 दैट इज़ दी -6 k कैप, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखिए k यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 1, और माइनस हट जाएगी तो क्या आंसर बचेगा, 1/2 इंटू आ जाएगा 6, तो ये सोल्व होकर आ गया आपका ओनली 3। तो एरिया है तो हम इसके साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका आंसर बन गया 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो मैं आपको साथ में फार्मूलाज भी बता रहा हूँ, अगर a वेक्टर b वेक्टर कुछ और आएंगे तो आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना सीखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके लिए मैंने इस चैप्टर की वेक्टर्स एंड 3D की भी फुल रिवीजन वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें सब कुछ आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a एंड b गिवन दैट a + b वेक्टर यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ दी 1। हमें क्या सोल्व करना है, हमें इन दोनों में से हमें इन दोनों के बीच का एंगल सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे। क्यों निकाला है, क्योंकि किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, a यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस b यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मिल जाएगा 2a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर। ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, उसमें ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्रॉस में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ अगेन इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। b का भी ऐसे ही कर देंगे, वेक्टर का स्क्वायर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 और a कैप डॉट b कैप है, तो इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट वाला। तो क्या होता है, a कैप का मैग्नीट्यूड b कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोज ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। क्लियर है भाई। तो अब इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 1, तो इसकी जगह पर हम लगा देते हैं 1 स्क्वायर। आल्सो a कैप एंड b कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स, तो फिर इसका
मैग्नीट्यूड भी आ गया 1 का स्क्वायर 1, बी का भी 1, और यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 1, और क्या बचा है ओनली कोस थीटा। एक ये सोल्व हो जाएगा 1 के साथ 1, और ये उस तरफ गया, ये बन गया -1 इज इक्वल टू दी 2 कोस थीटा। सो दिस बिकम्स दी कोस थीटा इज इक्वल्स टू दी -1/2। तो एंगल हमारा क्या बनेगा, सो विच इम्प्लाइज दैट दी कोस थीटा इज इक्वल्स टू दी -1/2 के अकॉर्डिंग क्या एंगल होता है कोस में, दैट इज दी π/3। ठीक है, अब इसकी हमें हटानी पड़ेगी माइनस, तो ये बन जाएगा कोस π-π/3। ठीक है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये यहाँ से एलसीएम कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका कोस 2π/3। तो एंगल हमारा क्या बन गया है, थीटा इज इक्वल्स टू दी 2π/3 आपका आंसर बनेगा। ये आप लोगों ने ध्यान से सोल्विंग करनी है कि हमने एंगल को किस तरह से निकाला है, ट्रिग्नोमेट्री के हमने बेसिक फॉर्मूलास को यूज़ किया है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आगे चलते हैं 13th। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। अब देखिए कि वाई जेड प्लेन के नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z, तो हमारा वाई जेड प्लेन ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन के नॉर्मल क्या रहेगा, x एक्सिस। सो x एक्सिस इज नॉर्मल टू दी वाई जेड प्लेन, तो x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1,0,0। सो दिस इज दी आंसर। सिंपल है, बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने इजीली इसको सोल्व आउट कर देना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 14th करते हैं। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस स्ट्रेट लाइन कट्स दी एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमें वो वाला पॉइंट सोल्व करना है जब ये एक्स वाई प्लेन से पास होती है। जब ये एक्स वाई प्लेन से पास होगी तो इसका मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, z इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन है उसके ऊपर z की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये बन गया x+3/3 इज इक्वल्स टू दी y-1/-1, z की वैल्यू हमने लगा दी 0। तो इसको अगर हम सोल्व कर लें तो ये बन गया हमारा 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको इक्वेट कर देंगे विद 1। ठीक है, सोल्व कर लें, x+3 इज इक्वल टू 3 एंड x बिकम्स दी 0, और एक बार हम इसको करेंगे दैट इज इक्वल टू दी 1। तो दोनों को सोल्व करने पर आपको आंसर मिल गया, यहाँ पर x का भी 0, y का भी 0 और z का तो 0 है ही। सो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट इज 0,0,0 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर कोई भी और प्लेन दिया हो, वाई जेड प्लेन दिया हो, तो x को 0 पुट कर दें, जो बीच में है नहीं उसको हमने 0 पुट करना है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। क्लियर है भाई? तो आगे चलते हैं 15th। प्रोबेबिलिटी में से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सोल्विंग ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर दिस वन। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने अगर प्रॉब्लम सोल्व कर ली इंडिपेंडेंटली और अगर बी ने सोल्व कर ली इंडिपेंडेंटली, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें बताई गई है। इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। हमें क्या चाहिए कि प्रॉब्लम सोल्व हुई हो, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी सोल्व करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से निकालेंगे कि 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी को कर देंगे माइनस के प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड। अब देखिए, प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड का मतलब कि ना तो प्रॉब्लम सोल्व की है ए ने, ए नोट, एंड ना ही वो सोल्व हुई है बी से, यानी कि बी नोट। अब देखिए, ए नोट का क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 1/3, और बी नोट का क्या आएगा, 1 माइनस 1/4। तो अब हमें इसको सोल्व कर देना है, 1 माइनस, तो ये बन जाएगा 2/3, और ये आपका बन जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज़ दी 3/4। इन दोनों को सोल्व कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। हम इसे यहाँ पर इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी का MCQ एक हमारे पास यहाँ पर और है, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन दी एनी पर्टिकुलर डे इज 50%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट रेन ऑन ए डे, किसी भी दिन रेन होने के कितने चांसेस हैं, 50%। अब देखिए 50% मतलब 50/100, सो दिस बिकम्स दी 1/2।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। probability that it will rain only on the first 4 days of the week, only on the first 4 days। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पहले 4 दिन हैं उसमें रेन होनी चाहिए, तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो 4 डेज के लिए हर दिन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, तो इसकी पावर बन गई 1/2 की पावर 4। और जो बाकी के रिमेनिंग हैं 3 डेज, उनमें क्या होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी कि रेन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, दैट इज दी 1/2। कितने दिन हैं वो हैं आखिर के 3 डेज, तो ये बन गए, इसकी पावर बन गई 3। तो अगर हम इसे ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर बन जाएगी 1/2 की पावर 3, तो ये आपका आंसर बन गया 1/2 की पावर 7। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा, तो आप लोगों ने अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी वीडियो है उसमें हम केस स्टडी की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उसके बाद जो भी सैम्पल पेपर के सेक्शन बी, सेक्शन सी वगैरह हैं, सब कुछ आपको सॉल्यूशंस हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, सभी जगह पर उनको मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से उन्हें ओपन कर ज़रूर देखिए।